अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 बायोलॉजी का वन शॉट लेक्चर चैप्टर नंबर 1 डाइजेस्टिव सिस्टम का। पूरी किताब के हम वन शॉट लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड करेंगे, लेकिन ये पहला चैप्टर है डाइजेस्टिव सिस्टम। इसको आज डिटेल में हम ए टू जी पढ़ने वाले हैं। अगर आपने पूरे साल नहीं पढ़ा कोई मसला नहीं, ये 1 घंटे का वन शॉट लेक्चर आपके लिए इसलिए है ताकि आप पढ़ सकें और अपने पेपर में अच्छे मार्क्स ला सकें। डिटेल में हम वन शॉट लेक्चर कवर करने वाले हैं और ताकि आपकी एग्ज़ाम की तैयारी हो जाए। अगर आपने पूरे साल नहीं पढ़ा कोई मसला नहीं, 2 महीने भी बहुत है। 2 महीने पढ़े हुए आपने लगातार अब मज़े से पढ़ना है और मेहनत करनी है आपने। साथ में आपकी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हमने कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट है, यहाँ पे हमने नोट्स डाले हैं आप लोगों के लिए फ्री के। आप इसको जाके खोलेंगे तो आपके पास गूगल ड्राइव की लिंक खुलेगी, उसमें नोट्स पड़े हुए हैं तमाम के तमाम सारे टॉपिक्स के, सब्जेक्ट्स के। और ये कोई एमी नोट्स नहीं है, ये हमारे बैच के जो 300 बच्चे जिनके 90% से ज़्यादा मार्क्स आए थे उनके नोट्स हैं, हमने कंपाइल करके डाले हुए हैं ताकि आप भी है ना एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। ये 2025 के हमारे बैच के टॉपर बच्चों के नोट्स हैं, तो वो नोट्स जाके आप खोल लें और साथ में आप हमारी बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप भी उन बच्चों की तरह आप 90% मार्क्स ला सकें। हम ए टू जी आपको सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मॉडल पेपर और साथ में 3 गेस्ट पेपर्स भी देते हैं विद स्पेशल एग्जाम राइटिंग सेशंस। इसलिए तो हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% मार्क्स आते हैं। हमारे पास पाकिस्तान की बेस्ट फैकल्टी यहाँ पे पढ़ी हुई है। तो बैच ज्वाइन करने के लिए आपको 800 रुपये सिर्फ एक सब्जेक्ट के, और अगर आप सारे सब्जेक्ट्स लेते हैं 7 के 7 सब्जेक्ट्स तो उसके 3000 रुपये। 2 महीने में हम आपको जीरो से हीरो बनाएंगे ताकि आप भी 90% मार्क्स ला सके सारे सब्जेक्ट्स में। बैच अगर आपको ज्वाइन करनी है इस नंबर पे आप मैसेज कर लें हमें, और ये नंबर डिस्क्रिप्शन में भी पड़ा हुआ है, आप हमें मैसेज कर लें, हम आपको ऐड कर लेंगे हमारी रिवीजन बैच में। सो अब हम शुरू करते हैं चैप्टर 1 डाइजेस्टिव सिस्टम। Assalamualaikum everyone. So for today's lecture हम start करते हैं with chapter number 1 of class 10 biology. Chapter number 1 as you can see है digestive system के ऊपर। So अब हम start करते हैं और देखते हैं कि digestive system होता क्या है, इसके अंदर क्या क्या processes होते हैं, क्यों ज़रूरी होता है, सारा कुछ। तो बेसिकली जहाँ तक अभी आप लोग पढ़ते हुए आ रहे होंगे क्लास 9 में, सो यू नो कि हर इंसान को, हर ऑर्गेनिज्म को अपने लाइफ के प्रोसेसेस करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। अब वो एनर्जी ह्यूमंस में और मैन में आती है मेटाबॉलिज्म और फूड सब्सटेंसेस से। मेटाबॉलिज्म का हमने चैप्टर ऑलरेडी किया हुआ है क्लास 9 में। अब मेटाबॉलिज्म जो है ना वो होती है उन फूड मॉलिक्यूल्स की, फूड सब्सटेंसेस की जो कि डाइजेस्ट किए जाते हैं, जिसको आप डाइजेस्ट करते हो। एंड फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं एज यहाँ पे आप लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। यही 3 हमारी मेन प्राइमरी सोर्सेज हैं जो खाने की होती हैं। फिर उनको हम जब उस पर डाइजेशन होता है तो एनर्जी निकलती है, मेटाबॉलिज्म के प्रोसेसेस होते हैं। अब जो मेन फंक्शंस है ना बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम के भी मेन प्रोसेसेस जो हैं वो हैं 4। एक होता है इंजेशन, जिसमें आप बताती हूँ आगे पूरा डिटेल में हम इस पर डिस्कस करेंगे क्या हर प्रोसेस में क्या होता है। बट एक होती है इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ठीक है, साथ साथ भी कर लेते हैं, विल ड्रॉ। सो फर्स्ट प्रोसेस है इंजेशन। इंजेशन क्या होता है? इट इज़ द टेकिंग इन ऑफ द फूड। अब आप खाना जब खाते हैं तो बस खाना खाने के प्रोसेस को हम कहते हैं इंजेशन, ये टेकिंग इन ऑफ द फूड। तो फिर होती है डाइजेशन। डाइजेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि जब खाना जो खाया है वो ऑब्वियसली लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो खाना एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। अगर फॉर एग्जांपल आप रोटी खा रहे हैं, फ्राइज खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, तो चिकन इन इटसेल्फ एक बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। अभी उसको डाइजेस्ट करने में मल्टीपल प्रोसेसेस होंगे बीच में। तो वो जो प्रोसेस है ना जिसमें एक लार्ज मॉलिक्यूल, जो एक बड़ा मॉलिक्यूल है, उसको छोटे सॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना, वो होता है डाइजेशन का प्रोसेस। जिसमें अब एक अगर रोटी है तो वो कैसे ऐसी फॉर्म में आए जिसको आप डाइजेस्ट करके वो आपकी सेल्स में जा सके और एक्चुअली एनर्जी मिले, वो काम डाइजेशन में होता है। फिर होती है एब्जॉर्प्शन, जिसमें ये जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स, ये जो हैं वो आपकी डाइजेस्टिव ट्यूब से जिसमें डाइजेशन हुई है उससे ब्लड में चले जाएं ताकि ज़्यादा एब्जॉर्ब होना शुरू हो, सारा जो फूड मॉलिक्यूल्स थे वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो। उस प्रोसेस को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। फिर आती है एसिमिलेशन, जिसमें यही पूरे जो मॉलिक्यूल्स हैं ये मल्टीपल पर्पसेस के लिए यूटिलाइज होते हैं। अब इससे एनर्जी मिलना शुरू हो रही है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर लिखा है फ्रॉम ब्लड दीज मॉलिक्यूल्स आर टेकन इनटू द सेल्स एंड आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस बाय अ प्रोसेस कॉल्ड एसिमिलेशन। तो अब ये क्या होता है कि अब जब वो मॉलिक्यूल सेल में आ गए हैं तो सेल में पता है रेस्पिरेशन होती है, सेल में बाकी जो
रेस्पिरेटरी सिस्टम के आपके प्रोसेसेस होते हैं वो होते हैं, एनर्जी निकलती है, मेटाबॉलिज्म होता है, वो सारी चीज़ें एसिमिलेशन के अंदर होती है। फिर होती है इजेशन। अब ज़ाहिर सारा खाना तो नहीं पूरा डाइजेस्ट हो जाता है या पूरी बॉडी में चला जाता है, कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ खाना होता है जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है, जैसे यहाँ लिखा है अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द फूड, वो बॉडी से रिमूव हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ फीसेस, जो कि जिस प्रोसेस को हम कहते हैं इजेशन। सही है, ये 4 मेन प्रोसेसेस हैं जो कि उसमें होते हैं। अब हम आते हैं ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल पर, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। So welcome to lecture number 2 of chapter number 1 digestive system class 10 biology का। अभी तक हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया था कि क्या 5 मेन प्रोसेसेस होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ठीक है, सो आई होप ये बहुत इजी चीज़ें थी, क्लियर होंगी। अब हम बेसिकली पहले पढ़ते हैं कि ये देखते हैं, सामने आपके सामने पिक्चर होगी, डायग्राम नजर आ रही होगी द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो पहले इसके ऑर्गन्स देखते हैं, फिर हम पढ़ते हैं ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल कि ये क्या होता है। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले जहाँ से अगर आप लाइक सोचें भी कि अगर हमने पहले पढ़ा था कि इंजेशन होता है फर्स्ट प्रोसेस, जिसमें इट इज़ टेकिंग इन फूड, ये खाना खाने का प्रोसेस, तो जाहिर है कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, ये आपके माउथ से स्टार्ट होना चाहिए। तो माउथ को हम कहते हैं ओरल कैविटी, कि लाइक जो पूरा जिसमें ये टीथ और टंग और सारी चीज़ों को मिलाकर, दिस इज़ द ओरल कैविटी जो यहाँ पे नज़र आ रही है। फिर टंग होती है, इसमें दांत होते हैं, ये सब चीज़ें। फिर यहाँ पर पीछे नजर आ रहा है ऐसा आपको ब्लैक वाला पार्ट, जैसे सलाइवरी ग्लैंड, जो कि सलाइवा प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जैसे अगर आप खाना खाते हैं तो मुंह में सलाइवा आता है, उस सलाइवा की क्या इंपॉर्टेंस है हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, मगर बेसिकली उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, एंड आई एम श्योर आपको पता होगा एंजाइम्स क्या होते हैं, वो लार्ज मॉलिक्यूल्स को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं, एंड दैट इज द मेन पर्पस ऑफ डाइजेशन भी। तो डाइजेशन एक्चुअली स्टार्ट हो जाती है माउथ में। अगर कोई क्वेश्चन आए या कुछ हो कि डाइजेशन का प्रोसेस कहाँ होता है, तो उसमें स्टमक नहीं लिखना, वो ओरल कैविटी में भी होती है डाइजेशन स्टार्ट, एंड देन इट ऑब्वियसली कंटिन्यूज एंड एंड्स इन स्टमक। ठीक है, तो सलाइवरी ग्लैंड होता है, फिर फेरिंक्स होता है हमारे पास एक यहाँ पर पार्ट, फिर ओसोफेगस होती है। ओसोफेगस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये जो सोलो हम करते हैं खाना, जो मुंह से स्टमक तक जाने का जो बीच में कनेक्टिंग पार्ट है, वो ये ओसोफेगस है। पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको आगे सब ऑर्गन्स को हम डिटेल में करेंगे, अभी बस मैं एक बेसिक ओवरव्यू दे रही हूँ। फिर जाहिर है खाना जब आता है तो स्टमक में लैंड करता है, एंड स्टमक इज द प्लेस जहाँ पर सारी डाइजेशन होती है। फिर स्टमक से अगर आप इसको लेकर एज अ कंटिन्यूशन देखें तो ये स्टमक के बाद ये डोर्डिनम होती है, डोर्डिनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर पूरा ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें किकेनियम है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में कोलॉन, रेक्टम और एनस करके खत्म करती है। फिर यहाँ एक स्मॉल पार्ट होता है विच इज अपेंडिक्स, और उसको भी हम पढ़ेंगे बाद में। फिर ये 2 ग्लैंड्स, 3 ग्लैंड्स होते हैं यहाँ पे, लिवर, पेनक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर। तो ये सारे प्रोसेस, ये सब जो है ऑर्गन्स, ये मिलाकर आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाता है। ठीक है, अब इन सारों को अगर हम डिवाइड करें बिटवीन लाइक 2 मेन पार्ट्स में, 2 मेन सेट्स ऑफ ऑर्गन्स में बेसिकली, कि क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम में ना 2 सेट्स हैं ऑर्गन्स के, आधा कुछ काम कर रहे हैं और बाकी कुछ काम कर रहे हैं। तो जो एक है विच इज जो एलिमेंट्री कैनाल बनाता है, वो है मेनली कंसर्न विद आपका इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और इजेशन ऑफ द फूड, जो कि जो आपने खाना खाया, डाइजेशन उसकी हुई, एब्जॉर्प्शन और जो वेस्ट मटेरियल्स के निकलना, इस सब को डील करता है एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, इसके अंदर के क्या पार्ट्स हैं, एलिमेंट्री कैनाल में आता है ओरल कैविटी आपका जहाँ पे स्टार्ट हुआ, फिर फेरिंक्स, ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन यही पूरा रेक्टम और ये वाला पार्ट है जो व्हाइट कलर का नजर आ रहा है ना, दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन, और अंदर जो ब्लैक कलर का कॉइल सा हुआ नजर आ रहा है जो फोल्डिंग्स हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। तो ये जो पार्ट्स हैं ये मिला के बनाते हैं आपका एलिमेंट्री कैनाल। फिर आते हैं हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पर, जैसे कि मैंने बताया ग्लैंड्स में क्या है, लिवर, पेनक्रियास और गॉल ब्लैडर। इसके अलावा सलाइवरी ग्लैंड्स भी होते हैं और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जो कि स्टमक में अभी नजर नहीं आ रहे मगर उसमें होते हैं। ये मिलाकर आपका बनाते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का सिस्टम। तो ये 2 सेट्स हो गए हमारे पास अलग से जो, और इन सब के पार्ट्स के। तो अब हम इसमें आते हैं फर्स्ट के, जब सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें पढ़ने वाली, वो है एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, बिकॉज सारे 4 मेन प्रोसेसेस ही एलिमेंट्री कैनाल में हो रहे हैं, सो इसलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इस एलिमेंट्री कैनाल को हम इसके अलावा गट भी कहते हैं, इट इज कॉल्ड गट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है
गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो ये सारे जो नाम है ना, ये भी आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में हो सकता है कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकते हैं कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के ऑर्गन्स के नाम बताएं या इसमें क्या क्या होता है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये चारों नाम एक ही चीज के हैं, एलिमेंट्री कैनाल के, जो कि अभी हमने पूरा देखा कि इसमें क्या क्या होता है। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट्री कैनाल बेसिकली एक कंटिन्यूस ट्यूब है, यहाँ से ये माउथ जो ओरल कैविटी से स्टार्ट हो रही है टिल रेक्टम, यही एक कंटिन्यूस ट्यूब है जिसकी लेंथ टोटल 9 मीटर्स की होती है एडल्ट्स में। ठीक है, अब ये डिफरेंट पॉइंट्स पर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के लिए स्पेशलाइज्ड है। डाइजेशन के लिए स्पेशलाइज्ड कहाँ है? ज़ाहिर ओरल कैविटी और स्टमक में। स्टमक में सबसे ज़्यादा स्पेशलाइज्ड है कि ये यहाँ पे डाइजेशन होगा, फिर होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन हो रही होती है। तो हर जगह के अलग अलग वो बना हुआ जो अंदर का स्ट्रक्चर है वो ऐसे बना हुआ है कि वो फंक्शन में हेल्प कर सके। तो अब ज़ाहिर है ये पता है कि इट बिगिंस एट द माउथ और एंड कहाँ होती है? एनस में। यहाँ पर एनस बना नहीं है, बट रेक्टम के बाद जो लास्ट पार्ट है दैट इज द एनस। और ये पूरा अंदर से इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन से लाइंड होता है ताकि सब खाना कोई फ्रिक्शन ना कॉज हो सके। म्यूकस का पर्पस हर जगह यही होता है कि आराम से जो फूड आप खा रहे हैं, डाइजेस्ट कर रहे हैं, वो इजीली स्लाइड होकर स्टमक से और पूरा बॉडी में निकल जाए। तो इसलिए म्यूकस लाइनिंग एक पूरी बेस में इसकी होती है। अब इसका हर रीजन जो है, हर पार्ट, वो एक अलग फंक्शन करने के लिए स्पेशलाइज्ड है। उसमें हर फंक्शन करने के लिए अलग फंक्शन करने का उसका मतलब वो है कि करता है, परफॉर्म करता है। तो जैसे ओरल कैविटी है, यहाँ पे क्या पर्पस होगा? ज़्यादा दांत है, टंग है, तो उसको च्यू करना, फूड को सलाइवा से मिक्स करना, ये सारा काम होता है। एसोफेगस का भी पर्पस यही होता है कि वो खाने को आराम से लाइक आगे नीचे आगे नीचे तक पहुंचा सके, पेरिस्टालसिस कर सके, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। फिर स्टमक होता है जिसका प्रोसेस डाइजेशन का पर्पस डाइजेशन है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। इसी तरह हर चीज़ का एक पर्पस है। तो इट स्टार्ट्स विद द माउथ। माउथ ज़ाहिर एंट्री पॉइंट है ओरल कैविटी का, माउथ कैविटी का। इसमें दो चीज़ें होती हैं, टीथ एंड टंग। या आई एम श्योर इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है, ये बहुत बेसिक चीज़ है। फिर ओरल कैविटी जो है इट्स ब्रॉडर टर्म, इसमें जॉज भी इन्वॉल्व होते हैं। तो ये अपर जॉज और लोअर जॉज, अगर आप अपना भी ज़रा माउथ सोचें या देखें तो ऊपर वाला जॉ जो है वो लाइक दो जॉज होते हैं। अपर जॉ जो है वो फिक्स्ड होता है, वो हिल नहीं सकता होता है। नीचे वाला जो लोअर जॉ है वो मूवेबल होता है। अगर आप बोल भी रहे हो या खाना भी चबा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो लोअर जॉ ही एक्चुअली मूव कर रहा होता है, अपर जॉ जहाँ है वो वहीं फिक्स्ड रहता है। यू कैन जस्ट टेस्ट इट आउट एज वेल। तो यहाँ पर ओरल कैविटी का क्या पर्पस है कि यहाँ पे मैकेनिकल डाइजेशन स्टार्ट होती है। तो इट स्टार्ट्स डाइजेशन मैकेनिकली बाय च्यूइंग एंड केमिकली बाय सलाइवा। ठीक है, सलाइवा को मिक्स करते हैं। तो सलाइवा में क्या होते हैं? सलाइवा में एंजाइम्स होते हैं, जैसे अमाइलेज हो गया, तो वो खाने पर एक्ट करना वहीं से माउथ से शुरू करते हैं। जितनी देर फूड आपके पास मुंह में होता है उतनी देर थोड़ी देर एंजाइम्स उस पर वर्क कर रहे होते हैं। इवन जब आगे भी जाता है तो एंजाइम साथ में ट्रैवल करते हैं। तो केमिकल डाइजेशन भी यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है एंड मेनली मैकेनिकल डाइजेशन भी हो रही होती है। फिर आता है फेरिंग्स, जो कि फूड और एयर का मतलब उसमें पैसेज होता है जिसमें एयर और सारी चीज़ें आ रही होती हैं। तो अब ये माउथ को और नेजल कैविटी को कनेक्ट करता है विद ओसोफेगस और ट्रेकिया। अब दो हमारे पास चीज़ें हैं, एक ओसोफेगस है जो कि अभी आपने देखा यहाँ पर ये वाला ट्रैक, और एक है ट्रेकिया जो कि बना हुआ नहीं है। वो मेनली रेस्पिरेटरी सिस्टम से लोग उसको कनेक्ट करते हैं, वो एयर के लिए होता है। तो उसमें से अगर आप कहना कि जो विंड पाइप होता है, ऐसे दो पाइप्स लोग होते हैं। एक होता है ओसोफेगस जो कि फूड पाइप होता है, एंड ट्रेकिया इज द विंड पाइप या एयर पाइप। तो इससे से सांस ले रहे होते हैं, जो सांस हमें फील होती है कि ब्रीदिंग इन, तो वो ट्रेकिया के थ्रू होती है। तो फेरिंग्स जो है ना, ये कनेक्ट करता है माउथ और नेजल कैविटी को इन दोनों चीज़ों से। इसका बस यही पर्पज है, इसका डाइजेशन वगैरह में कोई काम नहीं है। फिर आता है ओसोफेगस, जैसे हमने देखा ये लंबा ट्यूब स्ट्रक्चर होता है, ये 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है आराम से, और ये फेरिंग्स को स्टमक तक कनेक्ट कराता है। यहाँ पर कोई डाइजेशन नहीं हो रही होती, यहाँ से बस कनेक्ट हो रहा होता है, मुंह और स्टमक, फेरिंग्स और स्टमक को कनेक्ट करता है ताकि फूड ऊपर से नीचे तक पहुंच सके, बस। फिर आता है स्टमक, जो कि एक्चुअली मेन पार्ट है, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का जो मेन एसेट है वो स्टमक है। स्टमक एज यू कैन सी यहाँ पर सामने बना हुआ है, ये जे शेप्ड ऑलमोस्ट लाइक, अगर मैं इस तरह भी बनाऊँ तो ये ऐसा नहीं लग रहा कि ये जे शेप्ड ऑर्गन है। तो या और ये लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी में होता है। एब्डोमिनल कैविटी क्या होती है? जैसे जो ह्यूमन बॉडी है वो ऊपर वाली पार्ट में होती है डिवाइड, और नीचे वाले पार्ट में, तो जो लोअर बॉडी वाला पार्ट है दैट इज द एब्डोमिनल कैविटी। तो वहाँ के लेफ्ट साइड पर स्टमक मौजूद होता है, डायफ्राम के जस्ट बिलो। और ये तीन पार्ट्स होते हैं स्टमक के। एक होती है इसके कार्डियक रीजन, जैसे यहाँ पे नजर आ रहा है, दिस इज द कार्डियक रीजन। फिर फंडस होता है, और एक पाइलोरिक रीजन होता है, ये पाइलोरिक रीजन नजर आ रहा है, ठीक है, बीच का पार्ट इज द फंडस।
तो कार्डियक रीजन जो है वो ओसोफेगस से कनेक्टेड होता है, और पाइलोरिक रीजन जो है वो जैसे यहाँ देखो ये डिओडिनम जो है ना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है, तो इससे कनेक्टेड पाइलोरिक रीजन होता है। तो ये इसका कनेक्शन है, पता चल गई। अब ओपनिंग्स एंड स्फिंक्टर्स, जो ओपनिंग ये वाली, जो ओपनिंग ओसोफेगस और स्टमक के बीच में होती है, इसको हम कहते हैं कार्डियक ओपनिंग, ठीक है। और ये इस डायरेक्ट क्योंकि कार्डियक ओपनिंग है, तो जो स्फिंक्टर, स्फिंक्टर इज लाइक अ फ्लैप, छोटा सा इस तरह का ना फ्लैप सा होता है, जो कि जब इसमें से कुछ आ रहा होता है तो ये खुल जाता है, वरना ये बंद हो जाता है, बिल्कुल एक लाइक फ्लैप सा। तो इसलिए जो कार्डियक ओपनिंग है वो कार्डियक स्फिंक्टर से गार्डेड है, कार्डियक स्फिंक्टर जो है वो इससे ओपनिंग को मतलब इसका नाम कार्डियक स्फिंक्टर है। और जो ओपनिंग स्टमक को डिओडिनम से यानी स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट कर रही है उसको पाइलोरिक ओपनिंग कहते हैं, तो वो उसका नाम, जो स्फिंक्टर का नाम है वो है पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है। ये सिंपल सी बातें हैं, बस नाम याद रखने होंगे, इसमें कोई ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ें नहीं है, बस यही बात है। फिर हम आ जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन पर। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है सबसे लॉन्गेस्ट तरीन पार्ट होता है, ये अराउंड 6 मीटर्स की होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। इसमें से सिर्फ डुओडेनम जो फर्स्ट पार्ट है वो ही 20 to 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, तो इट्स लाइक बहुत लंबा। फिर इसका डायमीटर छोटा होता है तभी, अच्छा ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन है, ये इनकी लेंथ की वजह से नाम नहीं है, इसका नाम का ताल्लुक है इनके डायमीटर से, कि यानी बीच का जो वो है लाइक द पाइप जो है उसका क्या डायमीटर है। डायमीटर इस तरह होता है कि अगर ये सर्किल है तो इसके बीच का कितना एरिया है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा एरिया होगा उतनी ज़्यादा चीज़ें मूव कर सकेंगी, और जितना स्मॉल होगा उतना प्रेशर ज़्यादा होगा और मूव उतना ज़्यादा मटेरियल मूव नहीं कर सकता। सो स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम स्मॉल इंटेस्टाइन इसीलिए है क्योंकि इसका डायमीटर स्मॉल है, वरना लेंथ में ये बहुत लंबी होती है, ये लार्ज इंटेस्टाइन से ज़्यादा लंबी होती है। तो कंफ्यूज इसमें नहीं होना कि साइज किसमें लंबा ज़्यादा इसमें है या लार्ज में। लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर बड़ा होता है और वाइडर होती है ये, और जो इसका ऐसे शक्ल से भी देखें तो यहाँ ये वाइडर लग रही है ना, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, और जिसकी लेंथ है इट इज़ ओनली 1.5 मीटर्स लॉन्ग, तो ये छोटी काफ़ी होती है कंपैरिजन में एज कम्पेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन पे अगर हम थे तो डिओडिनम इसका फर्स्ट पार्ट होता है जो कि यू शेप्ड होता है, एंड यहाँ से खाना आप रिसीव कर रहे हो, आप जो अब पूरा जो फूड का मटेरियल बनकर आ चुका होता है। बाइल डक्ट, अच्छा इसमें आगे कनेक्ट होती है, गॉल ब्लैडर से निकलती है बाइल डक्ट, वो यहाँ आती है, एंड पेनक्रियाटिक डक्ट आती है कैरिंग पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है। और फिर हेपेटिक डक्ट फ्रॉम लिवर वगैरह, ये सब चीज़ें यहाँ तक आती हैं, उनकी सिक्रीशंस इसके अंदर होती हैं। फिर आता है जियोजिनम। जियोजिनम इज द सेकेंड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, मिडिल पार्ट, ये 2.5 मीटर्स का होता है, सही है। और फिर जो इलियम है जो द लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन वो 4 मीटर्स लॉन्ग होती है, सही है। सो ये इसका पूरा स्ट्रक्चर है, ये सब आप लोग याद कर लेगा, और इसमें यही बस बेसिक बात है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है कि ये साइज में छोटी है बट वाइडर, वही बात। इसकी जो डिविजन्स हैं वो भी 3 डिविजन्स हैं, एक है केकियम, कैल्शियम, व्हाटएवर इसकी जो भी प्रोनाउंसिएशन है, ये एक पाउच लाइक एरिया होता है जिसके अंदर इस वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता है, जो कि अपेंडिक्स हमने ऊपर नाम पढ़ा था ना। अच्छा अपेंडिक्स का ह्यूमंस में या हमारे अंदर कोई ऐसा काम नहीं है, बिकॉज ये अब रिडंडेंट एक ऑर्गन हो चुका है, इसका कोई काम नहीं होता, ये एनिमल्स में इज मोर इम्पोर्टेंट, ये एवोल्यूशन की वजह से अब बस साइड पर होता है। तो अपेंडिक्स इसके अंदर होता है, इसे देख सकते हैं आप कैल्शियम में। फिर कोलॉन होता है, कोलॉन इज द मेन पार्ट, इसके 4 पार्ट्स होते हैं, असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग एंड सिग्मोइड। अच्छा अगर देखो भी असेंडिंग का क्या मतलब होता है, कोई चीज़ अगर नीचे से ऊपर जा रही हो, है ना, तो ये अगर यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो रहा है दिस पॉइंट से, तो यहाँ से अगर यहाँ तक जा रहा है इसको हम कहेंगे असेंडिंग कोलॉन। फिर ट्रांसवर्स मीन्स जो कि लाइक हॉरिजॉन्टल इसका मतलब होता है, तो यहाँ से जो यहाँ तक जो पूरा हॉरिजॉन्टल एक पार्ट है इसको कहते हैं ट्रांसवर्स कोलॉन। फिर यहाँ से अब नीचे आना है ना, तो इसको क्या कहेंगे, ज़ाहिर डिसेंडिंग कोलॉन। एंड ये वाला जो यहाँ से पार्ट इधर की तरफ हो रहा है लाइक कन्वर्ज हो रहा है नीचे रेक्टम और एनस की तरफ, उसको कहते हैं सिग्मोइड कोलॉन। बस यही 4 इसकी आप अगर डायरेक्शंस याद रखें तो नाम भी याद इजीली हो जाएंगे, इसमें कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। फिर आता है रेक्टम जो कि एनस की तरफ लीड करता है, और वहाँ से सारा वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट आउट होता है, सही है। ये इसका बस पूरा वो है, एंड यहाँ तक ही अभी हम इस वाले लेक्चर को रखते हैं, बाकी एसोसिएटेड ऑर्गन्स हम नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लेक्चर नंबर 3। अभी हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 डाइजेस्टिव सिस्टम का, जो क्लास 10 बायोलॉजी का पार्ट है।
सो अभी तक हमने कवर किया है पूरा ये एलिमेंट्री कैनाल और सारे जो ऑर्गन्स डाइजेशन में, और जो एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है बेसिकली जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब हम कवर करेंगे एसोसिएटेड ऑर्गन्स। ये वो ऑर्गन्स और वो पार्ट्स हैं जो कि एलिमेंट्री कैनाल का डायरेक्टली पार्ट नहीं है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, मगर ये डाइजेशन में हेल्प जरूर करते हैं। सही है। सो अब हम इसमें स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 1 ऑब्वियसली है हमारे पास टीथ, जो कि जहाँ से सब स्टार्ट होता है। ऑब्वियसली जब खाना खाते हैं तो जो मेन मैकेनिकल ब्रेक डाउन होना होता है फूड का, जिसकी वजह से फूड स्मॉल पार्ट्स में कट करते हैं, उसको क्रश करते हैं, ग्राइंड करते हैं, वो जो है टीथ होते हैं। सो टीथ का फंक्शन तो यही है कि मैकेनिकल ब्रेक डाउन होता है। इसके 4 टाइप के हमारे पास टीथ होते हैं, यहाँ पे नजर आ रहा है पूरा। एक होते हैं इंसाइजर्स। इंसाइजर्स आगे वाले दांत होते हैं, ये जो नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये वो हैं जो कि जिससे आप खाना कट करते हैं, ठीक है। इमेजिन अगर आप एप्पल खा रहे हैं तो सामने वाले इन 4 टीथ से यू विल बाइट इनटू एन एप्पल, राइट, या कट करेंगे आपका फूड को। फिर होते हैं कैनाइन्स हमारे पास, ये वाले जो ये वाले टीथ है ना, दीज शार्प, जो जिसको मतलब अगर हम लायन को अगर आप देखो तो जो लायन पहले दिमाग में आता है ना कि जो साइड के 2 लंबे वाले दांत होते हैं, दे आर कैनाइन्स। ये होते हैं हर इंसान में, हर ऑर्गन में है, हर ऑर्गेनिज्म में है। सो इसमें डिफरेंट डिपेंड करता है कि उसकी क्या शेप है और क्या उसका काम है। जैसे लायन का काम ही फूड को टेयर करना होता है, यानी उसको अपना जो भी शिकार को पकड़ता है वो, इसलिए उसे कैनाइन सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। हमारे इतने प्रोमिनेंट नहीं है, बट दे ऑल्सो हेल्प। तो ये इसका काम क्या है, टीयरिंग ऑफ फूड। तो कुछ भी खाने को अगर आपने टेयर करना है या उसको बाइट वैसा वाला करना है तो कैनाइन होता है। फिर आते हैं प्री मोलर्स, जो कि ये वाले पार्ट्स होते हैं टीथ, ये फूड को क्रश करते हैं। एंड फिर आते हैं मोलर्स, जो कि बिल्कुल बैक पर होते हैं, ये वाले 3। एंड ये क्या करते हैं, ये फूड को ग्राइंड करते हैं, बिल्कुल लाइक एक स्मॉल पेस्ट बनाने के लिए हेल्प करते हैं। सही है। सो ये 4 टाइप्स हैं। अब इनकी अरेंजमेंट क्या होती है कि इंसाइजर्स और कैनाइन्स जो हैं ये सबसे आगे फ्रंट पर होते हैं, बिकॉज इनका काम कट और टेयर करना है। और जो जिसकी वजह से आप क्रश करते हैं या पूरा आप आराम से खाना ग्राइंड करते हैं, जिसमें ज़्यादा टाइम लगता है, वो मोलर्स एंड प्री मोलर्स करते हैं। तो इसी वजह से वो बैक ऑफ द माउथ में होते हैं। सही है। तो ये अरेंजमेंट याद रखना, इंसाइजर एंड कैनाइन्स आर एट द फ्रंट एंड प्री मोलर्स एंड मोलर्स आर एट द बैक। ह्यूमंस हैव 2 सेट्स, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। ये पता होगा बचपन में मिल्क टीथ होते थे, फिर बाद में परमानेंट टीथ आ गए, तो यही बात है। हमारे पास टंग। टंग एक ऐसा मस्कुलर ऑर्गन है जो कि काफ़ी इसके फंक्शंस हैं। सबसे पहले तो ये च्यूइंग में, सॉल्विंग में और स्पीकिंग में हमें बात करने में हेल्प करता है। फिर सेकेंडली ये टेस्ट परसेप्शन में हेल्प करता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फायदा है टंग का, कि टेस्ट परसेप्शन। अगर आप कुछ भी खाना खा रहे हैं तो कैसे पता चलता है कि कहाँ पर क्या, मतलब क्या कैसा टेस्ट है, कैसा मज़े का है, है वो टंग ही ज़्यादा हेल्प करती है। अब टंग में डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट आप टेस्ट की सेंसर्स होते हैं, ठीक है। इसे हर अलग जगह पे सेंसर्स होता है ना, वैसे ही टंग पे हमारे पास हैं उमामी फ्लेवर्स होता है, जो लाइक अ वेरी एक फ्लेवर होता है वो। टंग की जो मिडिल और बैक वाला एरिया है, ये पूरा जो ब्लैक से डार्क नजर आ रहा है ना, ये इस वाले पार्ट में फील होता है। फिर जो स्वीट चीज़ें हैं वो बिल्कुल टिप ऑफ द टंग पे आपको फील होंगी। जो सॉल्टी चीज़ें हैं वो टिप ऑफ साइड्स पे होती हैं, यानी इस साइड पर ये टेस्ट आएगा। फिर सार फूड का सार आइटम्स जो है वो साइड मिडिल में फील होंगे, मतलब इधर। और जो बिटर है वो बिल्कुल बैक पे, रेयर पे फील होगा। सही है। तो दिस इज इट। फिर सलाइवरी ग्लैंड्स पे हम आ जाते हैं। तो सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं वो सलाइवा प्रोड्यूस करती हैं, ज़ाहिर है ऐसे नाम से समझ में आ रहा होगा। तो सलाइवा का क्या पर्पस होता है कि फूड को मॉइस्चर करता है, यानी एक उसमें मॉइस्चर के और इजीली ताकि वो आगे ट्रांसफ़र हो सके फूड। यहाँ पर सलाइवा की वजह से, सलाइवरी ग्लैंड्स की वजह से केमिकल डाइजेशन शुरू हो जाती है फूड की, जो भी खाया आपने, क्योंकि इसमें सलाइवरी एमाइलेज होता है। एमाइलेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि आपको शायद पता हो, वो कार्बोहाइड्रेट्स पर एक्ट करता है। एंड हमारे यूजुअली ज़्यादातर खानों में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इसलिए मुंह से ही डाइजेशन उसकी स्टार्ट हो जाती है। एंड कार्बोहाइड्रेट एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है, लार्ज मॉलिक्यूल, तो इसलिए वो माउथ से ही उसकी डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। एंड वो जब तक स्टमक में जाता है थोड़ा बहुत उसकी केमिकल डाइजेशन हुई भी होती है, एंड फिर स्टमक में प्रॉपरली होती है। अब इनके 3 पेयर्स होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स के। एक होते हैं पेरोटिड ग्लैंड्स, जो कि बिल्कुल कानों के नीचे और उसके आगे होते हैं, ठीक है, बिलो एंड इन फ्रंट ऑफ द ईयर्स। फिर होता है सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड्स, यहाँ लिखा है लोकेटेड बिलो द जॉ, ये जॉ के नीचे होते हैं, जैसे यहाँ पर
सब मैंडिबुलर इधर नजर आ रहा है ना, ये जॉ है, तो जॉ के इधर नीचे वाला इज सब मैंडिबुलर। पेरोटिड ग्लैंड ये है कान के नीचे और आगे वाला, ये पूरा पार्ट दिस इज पेरोटिड ग्लैंड, ये सब मैंडिबुलर है इधर वाला। और फिर है सलाइवरी ग्लैंड डक्ट्स या सबलिंगुअल ग्लैंड्स, तो ये डक्ट्स तो ये हैं, और सबलिंगुअल ग्लैंड जो है वो ये वाला है, ये बिल्कुल टंग के नीचे होता है आपके, सही है। अब सलाइवा हमें दो मेन चीज़ों में हेल्प करता है, एक स्वॉलोइंग में कि खाना हम निगल सकें, और एक होता है कि माउथ और टीथ को क्लीन रखने के लिए भी, तो जो खाया है वो वहीं दांतों में चिपका ना रहे, तो वो माउथ और टीथ को एक नेचुरल क्लीनर भी होता है। फिर आते हैं हमारे पास लिवर, तो लिवर का क्या फंक्शन है, लिवर है लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। अच्छा ये कंफ्यूज नहीं होइएगा, लिवर एक ऑर्गन नहीं है, लिवर मतलब वैसे तो आप कह सकते हैं कि इट्स एन ऑर्गन, बट ये मेनली एक ग्लैंड है। अब ग्लैंड का क्या पर्पस होता है, ग्लैंड में वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, इसका अंदर से कुछ सिक्रीशंस होनी होती हैं, तो जैसे लिवर जो प्रोड्यूस करता है जो सिक्रीशन वो बाइल होती है, सही है। सो अब हम इसकी देखते हैं, तो ये शेप है जैसे लिवर की, तो लिवर इज लाइक अ वेज शेप और रेडिश ब्राउन कलर होता है। शायद आपने देखा होगा कलेजी कोई खाता है, सो कलेजी इज द लिवर पार्ट ऑफ द एनिमल या किसी भी एनिमल का, तो वो रेडिश ब्राउन कलर की होती है। इसकी लोकेशन होती है एब्डोमेन में अपर राइट साइड, जो स्टमक था वो था लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन में ना, लेफ्ट एंड बिलो ऑफ द एब्डोमेन, ये है अपर राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन में बिलो द डायफ्राम। अब इसके दो लोब्स होते हैं, मेन लोब्स ही होते हैं, एक राइट लोब होता है एक लेफ्ट लोब होता है। वैसे तो असल में 5 लोब्स होते हैं लिवर में, लेकिन जो अगर हम मेनली डिवाइड करें तो राइट लोब होते हैं, लेफ्ट लोब होता है। राइट लोब लार्ज लोब होता है, इसमें ज्यादा लार्जर पार्ट इसमें होगा, ऐसे देख के भी समझ में आ रहा होगा ना कि ज्यादा बड़ा है पार्ट, एंड ये लेफ्ट लोब इज द स्मॉलर पार्ट। इसका फंक्शन लिवर का यही है कि ये बाइल प्रोड्यूस करता है। बाइल एक ऐसा वो है सिक्रीशन है, या मतलब कह लो आप एक जैसे सलाइवा एक सलाइवरी ग्लैंड की सिक्रीशन है, वैसे ही लिवर की सिक्रीशन को, जो भी लिवर से जो जूस निकलता है या जो भी वो निकलता है उसको हम बाइल कहते हैं। तो वो बाइल जो है वो फैट्स को डाइजेस्ट करने में और फैट्स को एब्जॉर्ब करवाने में हेल्प करता है, सही है। तो इसलिए बाइल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए जिस लोगों का लिवर फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आती है तो उनको कहते हैं कि फैट्स ना खाएं, या मतलब वो फ्राइड आइटम्स बना जाते हैं, बिकॉज फिर आपका बाइल नहीं बन रहा होता है, एंड बाइल नहीं बन रहा होता तो फैट की डाइजेशन मुश्किल हो जाती है, ज़ाहिर है उससे फिर प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए लिवर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फैट डाइजेशन। फिर या यही सब चीज़ें हैं मेन इसमें। अच्छा जो लोब्स है ना, इनका क्या मेन पार्ट होता है कि इसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड जो है वो सारे वो लिवर के थ्रू ट्रैवल कर रहा होता है, और लोब्स के अंदर बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ लोब्स होते हैं, सो उनको लोब्यूल्स कहते हैं, ठीक है। तो और वो बाइल डक्ट्स कनेक्ट करती हैं। फिर आता है गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर जस्ट बिलो द लिवर होता है, और इसका पर्पस, इसका जस्ट नीचे होने का पर्पस भी ये है कि जो लिवर से निकल के बाइल जो निकल रहा होता है ना, वो गॉल ब्लैडर में स्टोर हो रहा होता है, सही है। तो और वो फिर सिस्टिक डक्ट और बाइल डक्ट से इंटेस्टाइन्स में जाता है, जहाँ पर फूड डाइजेस्ट हो रहा है, ताकि वहाँ जाकर फिर फैट डाइजेशन हो सके। तो ये जो गॉल ब्लैडर है ये भी अच्छा, ये जो पूरा आपको जैसे नजर आ रहा होगा ना, ये थोड़ा लीफ लाइक एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये पेनक्रियास होता है। ये सारे आपस में बिल्कुल एक साथ कनेक्टेड कनेक्टेड ही होते हैं। तो जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है ये पेनक्रियास है, इसमें गॉल ब्लैडर में आप बताती हूँ, गॉल ब्लैडर ये है, यहाँ पर ये वाला जो छोटा सा पेयर सा शेप नजर आ रही है ना, ये एक छोटा सा सैक होता है, ये लिवर के नीचे जस्ट नीचे, तो ये बाइल को स्टोर करता है और कॉन्सनट्रेट करता है। और ये लिवर जो गॉल ब्लैडर की जो गॉल डक्ट होती है बाइल डक्ट, ये डायरेक्टली बाइल को कहाँ रिलीज करती है, डिओडिनम में, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। फिर हम आते हैं पेनक्रियास में, पेनक्रियास जो है वो स्टमक के पीछे और वर्टिब्रल कॉलम के सामने होता है, और ये सॉफ्ट लीफ शेप ग्लैंड होता है, चीजें नजर आ रहे हैं यहाँ पर। इसमें गॉल ब्लैडर लिवर और स्प्लीन से सराउंडेड होता है। तो बस ये राइट साइड ऑफ द बॉडी पर होगा, एंड बस इसका यही काम है। और इसका पेनक्रियाटिक जूस भी निकलता है, पेनक्रियाटिक डक्ट से पेनक्रियाटिक एंजाइम्स वगैरह जाते हैं, वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन को ही एड करते हैं, सही है कि उनका पर्पस होता है। अब इसका दो काम है, एक्सोक्राइन पार्ट और एंडोक्राइन पार्ट्स दो होते हैं पेनक्रियास में, इसलिए पेनक्रियास है ना वो दोनों तरह का एक ग्लैंड है। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होते हैं जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम डायरेक्टली, जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करते हैं इनटू डिओडिनम, ये एक्सोक्राइन पार्ट ऐसा करता है। एंड एंडोक्राइन पार्ट जो है वो इंसुलिन और ग्लूकागॉन को रिलीज करता है इनटू द ब्लड, सही है। तो अच्छा बेसिकली अगर आप लाइक वैसे भी पढ़ो तो दो तरह के हमारे पास ग्लैंड्स होते हैं, एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड जैसे यहाँ लिखा है सामने, और एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है ना, एंडो मीन्स इनसाइड या इन, तो एंडोक्राइन डायरेक्टली
ब्लड को डायरेक्टली जो भी चीज़ होती है वो डायरेक्ट रिलीज करते हैं इन द ब्लड। सो उसका कोई ऐसा नहीं होता है किसी डक्ट के थ्रू नहीं जाएगा, कोई इस तरह नहीं जाएगा। एक्सोक्राइन जो होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं वो किसी के थ्रू भी जाते हैं, अपने जो भी उसकी सिक्रीशंस होती हैं वो किसी भी एक डक्ट के थ्रू या किसी वेसल के थ्रू वो कहीं पे जिस टारगेट एरिया को भिजवाती हैं। तो जैसे अगर आप देखो कि पेनक्रियास में पेनक्रियाटिक डक्ट भी है, तो इसका मतलब कि वो एक्सोक्राइन ग्लैंड इसलिए है बिकॉज उसकी डक्ट इज लाइक ट्रांसफरिंग द पेनक्रियाटिक जूस इनटू द duodenum, और एंडोक्राइन इसलिए बिकॉज इंसुलिन और ग्लूकागॉन जो है खुद ही रिलीज हो जाते हैं जब उनकी जरूरत होती है। तो वो जब भी अगर शुगर लो हो रही होगी, जैसे हमने होम्योस्टेसिस से पढ़ा था, तो ये यहाँ से रिलीज हो जाएगी इंसुलिन एंड ब्लड में आपका अगर शुगर ज्यादा हो रही होगी तो वो कम कर देगी व्हाटएवर। सही है, तो इस तरह से होता है। अब बाकी जो सॉल्विंग एंड पेरिस्टाल्सिस है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, यहाँ तक इतना काफी है। Assalamu alaikum everyone. Welcome to lecture number 4 of class 10 biology के chapter number 1। अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम और इसकी एलिमेंट्री किनार और ये सारी चीज़ें पढ़ी थी हमने। यहाँ तक डिस्कस किया था कि सारे जो ऑर्गन्स डायरेक्टली लिंक होते हैं, जो एसोसिएटेड ऑर्गन्स हैं वो सब होते हैं। अब हम डिस्कस कर रहे हैं इस लेक्चर में सॉल्विंग एंड पेरिस्टाल्सिस, तो दो जो मेन प्रोसेसेस हैं जिसकी वजह से डाइजेशन स्टार्ट जहाँ से होती है, बिकॉज आप जब खाना खाते हैं तो सबसे पहला काम होता है सॉलो करना उस फूड को। सो वहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होता है डाइजेशन का, एंड देन फिर वो टिल डाइजेशन चलता है। सो सब सॉल्विंग के 4 प्रोसेसेस हैं, अब हम वो पढ़ते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, जब खाना खाते भी हो, अब आप मैं चाहती हूँ कि आप लोग इमेजिन करो साथ साथ जब ये मैं समझा रही हूँ। सो सबसे पहले ऑब्वियसली उसको हम कहते हैं ओरल प्रेपरेटरी फेज, यहाँ पे लिखा हुआ है ओरल प्रेपरेटरी फेज। तो इसमें क्या होता है कि जो फूड अपने मुंह में लिया है, जो खाया है, उसको टंग पुश करती है अपवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स, ताकि मतलब वो थोड़ा सा ऊपर उठ के पीछे फूड जाता है, रोल होकर टू द बैक ऑफ द माउथ, यानी जिसको हम यहाँ पे मतलब उस ट्रेक होता है ना का थ्रोट की तरफ खाने को पुश किया जाता है। सो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ओरल प्रेपरेटरी फेज। इससे क्या होता है, बस खाने का जो फूड का जो पार्ट जिसको हम अब कहेंगे, इट इज कॉल्ड बोलस, ठीक है, बोलस। सो इट इज जो फूड की जिस फॉर्म में वो आगे सॉलो करते हैं, जिस फॉर्म में वो आगे एसोफेगस में जाता है, उसको बोलस कह रहे होते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रोसेस में क्या होता है, या इस फेज में जो फूड का बोलस है वो ओरल कैविटी के बैक तक चला जाता है। फिर सेकेंड फेज आता है जिसमें ओरल ट्रांसपोर्ट फेज जिसको हम कहेंगे। अच्छा, ये होती है सबसे पहले हार्ड पैलेट, ये टंग है, सॉफ्ट पैलेट, एंड ये बोलस होता है, ठीक है, एंड ये एपिग्लॉटिस। अभी इस प्रोसेस में ओरल ट्रांसपोर्ट फेज में जो सॉफ्ट पैलेट है ये नेजल कैविटी को क्लोज कर देती है, ताकि फूड का कोई भी मॉलिक्यूल आपकी नेजल कैविटी में ना चला जाए, कोई मतलब सांस में ना आए, ठीक है। सो यहाँ इस फेज में बस यही होता है, इट्स जस्ट ट्रांसपोर्ट फेज। फिर थर्ड फेज आती है जिसमें फेरेंजियल फेज जिसको हम कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो लैरिंग्स है, जो वॉइस बॉक्स है, वो होता है ट्रेकिया के ऊपर, जस्ट लाइक अबव द ट्रेकिया। सो वो अपवर्ड्स पुल हो जाता है, ताकि जो ग्लॉटिस है, ग्लॉटिस दो फ्लैप्स होते हैं बेसिकली माउथ और इस पूरे एरिया में, एक होता है ग्लॉटिस, एक होता है एपिग्लॉटिस। जो ग्लॉटिस है वो ट्रेकिया की ओपनिंग होती है, जो कार्टिलेज ट्रेकिया को यानी विंड पाइप को ओपन कर रहा होता है उसको ग्लॉटिस कहते हैं, और जो फूड पाइप का होता है उसको, या एसोफेगस के ऊपर की जो लाइनिंग है उसको एपिग्लॉटिस कहते हैं, ठीक है। तो pharyngeal phase में जैसे यहाँ पे लिखा है, the larynx cartilage around the top of the trachea is pulled upwards so that glottis, जो opening of trachea है, it lies under the back of the tongue। यानी क्या बात हुई, इस प्रोसेस में ये होता है कि जो लैरिंग्स की कार्टिलेज है वो अपवर्ड्स पुल हो जाती है ट्रेकिया के ऊपर, ताकि जो ग्लॉटिस है वो टंग के नीचे आ जाए और खाना जो है वो ग्लॉटिस में की वजह से अंदर विंड पाइप में ना चला जाए, एंड वो एयरवे में आके मतलब आपको खाना उससे प्रोटेक्ट करता है। बिकॉज वरना ऐसे अगर कभी ऐसा हो या आप बोलते हुए खाना खा रहे हो या बहुत ज़्यादा स्टडी भी और फिर खाना खाएं तो कभी कभार फंदा या खांसी आ जाती है, बिकॉज उसमें क्या होता है कि फूड जो है वो गलती से ग्लॉटिस की तरफ से होते हुए ट्रेकिया में चला जाता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ये थर्ड फेज होता है जिसको फेरेंजियल फेज कहते हैं। आई होप दैट्स क्लियर। फिर लास्ट फेज होता है एसोफिकल फेज या एसोफेजियल फेज। इसमें जो एपिग्लॉटिस है, जो फूड पाइप की ओपनिंग है, वो ग्लॉटिस को बंद कर देती है और फूड जो है वो ट्रेकिया के बजाय ओसोफिगस में चला जाता है, जो कि मतलब आपका फूड पाइप है उसमें फूड चला जाता है, जो कि हमारा गोल था शुरू से सॉल्विंग में, ठीक है। तो ये हो जाता है, दिस इज लाइक द एंड ऑफ सॉल्विंग। अब ये कह रहे हैं कि सॉल्विंग जो है ना वो स्टार्ट तो एज वॉलंटरी एक्शन होती है, यानी आप उसको खुद से स्टार्ट करते हो, मगर जब वो फूड बैक ऑफ द थ्रोट में चला जाता है, जब बैक ऑफ द माउथ में चला जाता है, तब वो एक ऑटोमेटिक या इनवॉलंटरी एक्शन बन जाता है। उसके बाद ये जो प्रोसेस होते हैं इसको आप कोई जानबूझ के या खुद से मतलब वॉलंटरली नहीं कर रहे होते हैं, यानी आप इसको
ये नहीं सोच के नहीं कह रहे होते कि अच्छा अब मुझे खाना आगे निगलना है, या ये एपिग्लॉटिस बंद हो, या ये खुले या वो हो। तो ये चीज़ें वो ऑटोमेटिक फंक्शन हो जाता है। शुरू आप वॉलंटरी करते हैं, लेकिन फिर आगे होता है। आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ तक सॉल्विंग एंड हो गई। अब सेकेंड प्रोसेस जो कि इसके साथ ऑलमोस्ट जुड़ा हुआ है, वो है पेरिस्टालसिस का। पेरिस्टालसिस क्या होती है कि इसमें जो भी आपने मेरा खाना खाया है वो एसोफेगस में एंटर कर गया है, उससे वो स्टमक तक कैसे पहुंचेगा, दैट इज पेरिस्टालसिस। अब बेसिकली ये तो इसका काम है, मगर पेरिस्टालसिस इन इटसेल्फ क्या होती है, वो एक वेव लाइक मस्कुलर मूवमेंट है। यानी अब मसल्स जो हैं, बिकॉज मसल्स हैं वो मूव करते हैं, तो उनकी एक वेव लाइक रिदम बन जाती है कि पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये, पहले ये, फिर ये। सो उसकी एक वेव लाइक मूवमेंट आती है जिसमें खाना आगे पुश हो रहा होता है, एंड उसके पुश होते होते फूड एलिमेंट्री कैनाल तक एंटर करना होता है। एंड ये सिर्फ स्टमक में जाते ही रुक नहीं जाता ये प्रोसेस, ये पूरा ओवरऑल चलता है। ये रेक्टम में भी जब खाना जाना होता है, आखिर में जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, तो वहां से भी पेरिस्टालसिस शुरू होती है, उसमें रेक्टम में भी यही चल रहा होता है। तो ये सारा प्रोसेस कंटिन्यूअल प्रोसेस होता है। अब इसमें होता क्या है, दो मसल्स होते हैं। यहाँ पे आप देखो, ये सर्कुलर मसल एक होता है और एक लॉन्गिट्यूडनल मसल होता है। ठीक है, सर्कुलर मसल इस तरह का होता है कि लाइक वो यूं इस तरह, मतलब राउंड लाइक राउंड द ट्यूब होता है, जैसे आपका ना सर्कुलर मोशन में बेसिकली होता है। और जो लॉन्गिट्यूडनल मसल है वो ऐसे एक लेंथ वाइज होता है। ठीक है, तो अब जो सर्कुलर मसल्स हैं वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं बोलस के पीछे से। यानी अभी बोलस इमेजिन करें, यहाँ से यहाँ अगर आ गया है, ये बोलस है। ठीक है, जो लग रहा है ना राउंड सी जो चीज़ है, ये बोलस है फूड का। ये जब जहाँ से आगे निकलता है, उसके पीछे वाले मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि बंद होते हैं या प्रेस करते हैं। तो अब ये फूड यहाँ से ओसोफेगस से एंटर होके यहाँ आया है ओसोफेगस में, तो ये इधर फूड है, तो इसका मतलब इससे पीछे वाले जो बिहाइंड द बोलस जो है ना मसल्स, ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, इससे क्या फायदा होगा, जब पीछे से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो फूड आगे बढ़ेगा, मतलब तो इससे खाना आगे तरफ चलता है। एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल में क्या होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इन फ्रंट ऑफ द बोलस। यानी अब ये यहाँ पर फूड बोलस है, तो वो इधर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। इसको दोबारा बताती हूँ इधर ड्रॉ करके। सो अगर जैसे फूड इधर आ चुका है, पीछे का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सर्कुलर मसल हो गया, अब सेकंड वेव जो मतलब वेव लाइक मोशन है ना पूरा, तब लॉन्गिट्यूडनल मसल्स यहाँ पर प्रेस होंगे या यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे आगे बोलस के, ताकि आगे का पार्ट खुले, आगे मतलब वाइडन हो और उसमें फूड इजीली चला जाए, बगैर किसी मसले के, बगैर किसी गैप आए फूड आगे बढ़ता जाए। ठीक है, तो अब ये मतलब ये इससे कंफ्यूज नहीं होने का, ये अभी इसी वाले बोलस को हम लेके चल रहे हैं। तो ये एंटर हुआ ओसोफेगस में, पीछे वाला कॉन्ट्रैक्ट किए, सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट किए, तो जो है स्क्वीज होकर फूड आगे आया। एंड जब वो आगे आया तो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट किए ताकि वो बोलस के लिए जगह बने और वो आगे मजीद जा सके। ठीक है, तो पर्पस यही है कि फूड को आगे पुश करवाना है। अब यही होती है, ये रिदमिक वेव होती है मसल, उसकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रही होती है। जब सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स रिलैक्स हो रहे होते हैं उस वक्त, जब लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो सर्कुलर मसल्स उस वक्त रिलैक्स होते हैं। ठीक है, आई होप दैट्स क्लियर। बस ये यही प्रोसेस है, और ये ऑल्टरनेट करते हुए कॉन्ट्रैक्शंस होती रहती हैं जब तक कि फूड आराम से पहुंच जाए अपनी लोकेशन पर। दैट्स इट। ठीक है, तो यहाँ तक हमने सर्कुलर ये वाला पढ़ा पूरा, पेरिस्टालसिस एंड सॉल्विंग, ये बस प्रोसेस है। अब केमिकल डाइजेशन स्टार्ट होगी, जो कि अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर नंबर 5 ऑफ चैप्टर 1 डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लास 10 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं अभी हम। अब इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे केमिकल डाइजेशन और इसके क्या क्या पूरे स्टेप्स होते हैं, क्या पूरा प्रोसेस होता है। बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम का जो मेन पार्ट है, लाइक जो डाइजेशन इटसेल्फ जो प्रोसेस है, वो अब हम डिस्कस करेंगे एंड वो उसकी क्या चीज़ें होती हैं। अब जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, केमिकल डाइजेशन डिफरेंट एरियाज में होती है एंड इट स्टार्ट्स इन ओरल कैविटी। तो ओरल कैविटी में क्या होता है, सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जब आप खाना खाते हो, जब फूड लिया जाता है, तो सबसे क्या होता है, टेस्ट होता है। आप यू टेस्ट द फूड, देन आप स्मेल करते हैं खाने को, एंड देन यू फील इट, लाइक टंग में हर जगह यू फील इट। फिर वो जो फूड है वो मैकेनिकल डाइजेशन पहले उसकी होती है, जिसमें दांत यूज होते हैं, जो टीथ हमने पढ़ा था पूरा ऊपर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं, तो वो च्यू करते हैं, क्रश करते हैं, ग्राइंड करते हैं, वो सारा होता है। फिर सलाइवरी ग्लैंड्स, जो कि हमने पढ़े थे ऊपर कि ग्लैंड्स जो होते हैं वो सलाइवा सिक्रीट करते हैं, जो कि एज यू नो कि उसमें वाटर होता है, म्यूकस होता है और एंजाइम्स होते हैं।
अब उसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं जो कि आपने शायद 9 क्लास में दो नाम पढ़े होंगे, अमाइलेज और लाइपेज। अमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स यानी स्टार्च वगैरह पे एक्ट करता है और लाइपेज फैट्स पर। तो ये डाइजेशन, बेसिक डाइजेशन जो है ये स्टार्ट हो जाती है माउथ के अंदर, ये केमिकल डाइजेशन है, सही है। सो अब सलाइवरी अमाइलेज जो है वो क्या करता है, वो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। एंड नाउ वी नो कि कार्बोहाइड्रेट की डिफरेंट स्टेप्स होते हैं ना, डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। तो सबसे पहली पॉलीसेक्राइड होती है विच इज स्टार्च। तो स्टार्च को कन्वर्ट किया जाता है माल्टोज में विच इज द डाइसेक्राइड। इससे ज़्यादा आगे जिसको नहीं होता क्योंकि अभी ज़ाहिर माउथ में इतनी देर तक डाइजेशन नहीं होती। तो बाकी जो कंप्लीट होने वाली होती है जिसमें मोनोसेक्राइड बनता है यानी ग्लूकोज बनता है, वो स्टमक में होती है। लाइपेज में क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड्स जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फैट्स है, वो डाइग्लिसराइड्स में अगेन वो भी उसमें बन जाती है, बीच वाली फॉर्म में आती है डाइसेक्राइड्स, और कुछ फ्री फैटी एसिड्स बन जाते हैं। तो यहाँ पर केमिकल डाइजेशन स्टार्ट होती है। फिर फूड जो है वो बनता है बोलस, जो कि अभी हमने पहले पढ़ा कि सॉल्विंग में जो फूड की फॉर्म है वो बोलस बन जाती है। तो अब ये बोलस बनकर ओसोफेगस से फेरिंग्स के थ्रू आ जाता है और अब वो स्टमक में आएगा। अब स्टमक में जो डाइजेशन स्टार्ट होती है ना, वो होती है अब फूड आ रहा है, हमने जो डिफरेंट वो पढ़े थे स्फिंक्टर्स वगैरह, आपको आई होप याद होंगे कि यहाँ पे थे ना दीज स्फिंक्टर्स। तो जो स्टमक तक लेकर आ रहा होता है जो स्फिंक्टर, उसको हम कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर, यू नो दिस इज द कार्डियक एंड। तो जो ओसोफेगस से स्टमक में कनेक्ट कर रहा होता है ये स्फिंक्टर या जो फ्लैप है, इसको कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं। तो ये क्या करता है, ये फूड को स्टमक में एंटर करवाता है। अब स्टमक के अंदर कुछ जूसेस या कुछ वो होते हैं ऑलरेडी मौजूद। अब उस मेन जूस को कहते हैं गैस्ट्रिक जूस, बिकॉज स्टमक लाइक गैस्ट्रिक सारा होता है, तो गैस्ट्रिक एसिड वगैरह भी आपने शायद सुना हो। तो वो गैस्ट्रिक जूस होता है, इसमें 3 चीज़ें होती हैं, इसमें एंजाइम्स होते हैं एंड एक एसिड होता है, जिसकी वजह से स्टमक बहुत एसिडिक मीडियम होता है स्टमक का। तो इसमें होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि बहुत ज़्यादा एसिडिक बेस होती है। अब ये सलाइवरी अमाइलेज को स्टॉप करवा देता है और ये क्या करता है, पेप्सिनोजिन, जो दूसरा यहाँ पर ये आप नाम पढ़ रहे हैं पेप्सिन, पेप्सिन पहले होता है पेप्सिनोजिन की फॉर्म में, ये पेप्सिनोजिन लिखा है। पेप्सिनोजिन एक इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम है। एंजाइम के में पढ़ा था ना कि इनएक्टिव फॉर्म्स भी होती हैं, तो पेप्सिनोजिन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म होती है जो कि एसिड की वजह से एक एक्टिव फॉर्म यानी पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और ये एसिड क्या करता है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी बैक्टीरिया वगैरह आ रहा है पेट में उसको किल कर देता है। तो अब यहाँ पे एक पूरी एक सेफ बच चुका होता है। फिर जो पेप्सिन है, पेप्सिन एक्ट करता है प्रोटीन्स पर, तो प्रोटीन्स को पॉलीपेप्टाइड से पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है। फिर रेनिन होता है जो कि सिर्फ इन्फेंट्स में होता है, जो बिल्कुल बेबीज होते हैं उनके अंदर रेनिन भी एक टाइप ऑफ एंजाइम मौजूद होता है गैस्ट्रिक जूस के अंदर। ये क्या करता है, ये मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट, मिल्क प्रोटीन होते हैं उसको डाइजेस्ट करवाता है। यानी अगर बिग बेबीज होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, वो ज़्यादा उनकी डाइट डिपेंडेंट होती है मिल्क पर, तो ऐसा एक एंजाइम होना ज़रूरी है जो कि मिल्क को डाइजेस्ट कर सके, ठीक है। तो वो सिर्फ इसीलिए इन्फेंट्स में होता है। फिर म्यूकस होता है स्टमक के अंदर जो कि स्टमक की लाइनिंग को भी HCl से बचा के रखता है। अगर म्यूकस ना हो तो ये जो HCl बहुत फ़ायदा कर रहा है हमारे लिए कि डाइजेशन में, वही डायरेक्टली आपके स्टमक को ही अफेक्ट कर दे और स्टमक में फिर एसिडिटी और अल्सर्स वगैरह बन सकते हैं, प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो म्यूकस बहुत हेल्प करता है इन प्रोटेक्टिंग द लाइनिंग, प्रोटेक्टिंग स्टमक। फिर इस फेज पे आकर फूड जो बोलस की फॉर्म में आया था वो काइम के अंदर यानी सेमी लिक्विड फॉर्म में बन जाता है। और जब इनफ एसिडिक मीडियम होता है और हमारा पूरा लाइक हो जाता है, तो अब ये फूड जो है ये मूव कर जाता है कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट फेज होता है, पार्ट होता है डुओडेनम। तो वहां पर फूड चला जाता है काइम की फॉर्म में, और ये वाला जो स्फिंक्टर था इसको हम कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है, पाइलोरिक स्फिंक्टर, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ तक बस इसमें यही सारी चीजें। फिर अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड एंटर हो गया है तो क्या होगा, अब डुओडेनम में हम सब आ गया है, तो यहाँ पर एंजाइमेटिक डाइजेशन स्टार्ट होती है स्टार्च की, प्रोटीन्स की और फैट्स की। स्टार्च की और प्रोटीन्स इनकी स्टार्ट नहीं होती, मतलब एंड होती है बेसिकली। तो स्टार्ट तो हुई भी आज होती है स्टार्च की, तो स्टार्च एंड फैट्स की माउथ में स्टार्ट हो गई थी ओरल कैविटी में, फिर प्रोटीन्स की स्टमक में हुई एंड यहाँ पर सब आ गए। अब जो काइम होता है ना वो गॉल ब्लैडर को ट्रिगर करता है बेसिकली कि वो बाइल रिलीज करे, बिकॉज अब फूड एक ऐसी फॉर्म में आ चुका है ना जिसमें डाइजेशन अब कंप्लीट करनी है। तो वो जब एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में तो उससे ट्रिगर होता है गॉल ब्लैडर, जो कि हमें पता है कि गॉल ब्लैडर क्या करता है, उसने स्टोर किया हुआ होता है बाइल को,
बनाया बाइल को किसने होता है, लिवर ने। लिवर बाइल बनाता है, बाइल को स्टोर करता है गॉल ब्लैडर। फिर पेनक्रियाज का पेनक्रियाटिक जूस होता है, और इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स भी कुछ होते हैं जिनका इंटेस्टाइनल जूस होता है। तो ये 3 तरह के जूसेस एंड पूरा जो आपके पास फ्लूइड्स आ रहे होते हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन को एंटर करते हैं। अब इसमें हम अलग अलग पढ़ते हैं सारे काइंड्स ऑफ ये जो फ्लूइड्स हैं। तो बाइल जो है वो हमें पता है क्या उसमें लिवर ने तो बनाया था, मगर ये ग्रीनिश येलो फॉर्म का कलर का होता है लिक्विड, और ये गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। इसका काम क्या होता है, ये फैट्स को इमल्सिफाई करता है, यानी ये फैट्स के ब्रेकडाउन के लिए बाइल बहुत हेल्पफुल है। इसीलिए जिन लोगों का अगर लिवर ट्रांसप्लांट या अगर गॉल ब्लैडर रिमूवल हो जाता है, तो वो फैटी चीज़ें ज़्यादा नहीं खा पाते, या फैट्स नहीं, उनके डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, बिकॉज बाइल का ही काम ये वाला होता है कि वो फैट्स को बिल्कुल इमल्सिफाई यानी बिल्कुल डाइजेस्ट कर दे। सो ये इसका प्रोसेस होता है। फिर अच्छा इसमें क्या लिखा है यहाँ पर कि फैट्स को इमल्सिफाई करता है इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स। तो स्मॉल ड्रॉपलेट्स में होने का फ़ायदा ये होता है कि सरफेस एरिया बहुत बढ़ जाता है और एंजाइम ज़्यादा सरफेस एरिया पर इजीली एक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये होता है। फिर पेनक्रियाटिक जूस आती है। पेनक्रियाटिक जूस जो है वो अमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिनोजेन, ये यहाँ पे नाम लिखे हैं, अमाइलेज, लाइपेज, ये दोनों नाम तो यू गाइज नो। तो अमाइलेज पता है स्टार्च पे एक्ट करता है, लाइपेज फैट्स पे करता है, और ट्रिप्सिनोजेन ये एक टाइप ऑफ ये भी एक टाइप ऑफ एंजाइम है जो कि प्रोटीन्स पर एक्ट करता है। इसको ट्रिप्सिन कहते हैं हम, जो एक्टिवेटेड फॉर्म है वो ट्रिप्सिन होती है। तो ये 3 एंजाइम्स पेनक्रियाटिक जूस से आते हैं। पेनक्रियाटिक अमाइलेज जो है वो पॉलीसेक्राइड्स, वही जो अमाइलेज स्टार्च पे करना है तो पॉलीसेक्राइड से माल्टोज बना के ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। लाइपेज जो है वो ट्राइग्लिसराइड से ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं। एंड ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन्स को पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है। फिर अब आखिर में डाइजेशन होती है ज्यूजिनम एंड इलियम में। जो जेजुनम है, यहाँ पर जो एंजाइम्स हैं वो होते हैं इरिप्सिन, कि पेप्टाइड्स एंड अमाइनो पेप्टाइड्स को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं, बिकॉज यहाँ पर प्रोटीन्स पॉलीपेप्टाइड्स में आए थे। अभी बिल्कुल अमाइनो एसिड्स तक कहीं कभी भी प्रोटीन नहीं पहुंचा है। तो जो सारा अब प्रोटीन की डाइजेशन कंप्लीट होती है कहाँ पर, ज्यूजिनम एंड इलियम में, जहाँ पे इरिप्सिन जो है वो पेप्टाइड्स को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करता है। फिर आती है एंटेरोकाइनेज जो कि ट्रिप्सिनोजेन को एक्टिवेट करती है, एंड जिससे ट्रिप्सिन भी एक्टिवेट होकर वही प्रोटीन्स का ही काम करता है। फिर लैक्टेज जो है वो लैक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। माल्टेज जो है वो माल्टोज को ग्लूकोज में करता है। तो यहाँ पे ये सारी डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है, और जो बची हुई होती है वो इलियम में कंप्लीट हो जाती है, विच इज द लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो यहाँ पर डाइजेशन कंप्लीट हो गई। अब हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की। सो जैसे पता था ना, शुरू से डिस्कस करते आ रहे हैं क्या डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, डिफरेंट जो डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स होते हैं, फंक्शंस। तो उनमें पहला था डाइजेशन, वो इनफैक्ट इंजेशन, फिर डाइजेशन। यहाँ तक इंजेशन एंड डाइजेशन कंप्लीट हो गए। अब एब्जॉर्प्शन पर आ रहे हैं, थर्ड स्टेप पर। सो जो एब्जॉर्प्शन होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टार्ट होती है। वहाँ पर क्या एक स्ट्रक्चर होता है जिस कॉल्ड अ विलाय। विलाय कुछ टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, जैसे यहाँ लिखा भी है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। ये चीज़ों को एब्जॉर्ब, अब वो फिंगर लाइक होने का क्या फ़ायदा है कि वो जितने के ज़्यादा फिंगर्स होंगी सो वो सरफेस एरिया उसका बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से एब्जॉर्प्शन ज़्यादा ईजी हो जाती है, ज़्यादा फास्ट हो जाती है। यहाँ पर सिंपल शुगर्स और अमाइनो एसिड्स जो है वो ब्लड कैपिलरीज में एब्जॉर्ब होती हैं। जो सिंपल शुगर का मतलब क्या है, ग्लूकोज। अमाइनो एसिड तो है ही अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो वो ब्लड कैपिलरीज में एब्जॉर्ब हो जाएगी। फिर फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल जो है वो लैक्टियल्स में, यानी अच्छा, तो जो मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ, लिम्फ का ये स्ट्रक्चर, उसका विलाय का ये स्ट्रक्चर होता है। अंदर ये लिम्फ वेसल होती है, और साइड पे ब्लड कैपिलरीज पूरी ये भरी होती हैं, ब्लड कैपिलरीज एंड ब्लड वेसल्स होती हैं। तो जो शुगर एंड अमाइनो एसिड है वो एब्जॉर्ब होकर इधर ब्लड कैपिलरीज में चला जाता है, एंड जो फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स हैं वो लिम्फ कैपिलरीज में जाता है। लिम्फ कैपिलरी एक काइंड ऑफ वही होती है, वो एक लिम्फेटिक सिस्टम होता है बेसिकली इंसानों में, अदर देन द ब्लड सिस्टम। सो उसमें लिम्फेटिक वेसल्स और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो लिम्फ वेसल जो है वो फैट्स को एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, फिर एब्जॉर्प्शन में, ये एब्जॉर्प्शन हो किस तरह रही होती है, वो डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होती है। अब इसमें आप लोगों के बुक में या इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखा हुआ, तो इसलिए हम बस यहीं तक ही रहेंगे कि किस तरह होती है, बस वो डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। तो यहाँ यही सारा कुछ है। अब जो एब्जॉर्ब फूड था वो ब्लड कैपिलरीज में एंटर करता है, और वो विलाय में पास होकर ब्लड स्ट्रीम में जाता है। ब्लड स्ट्रीम से कैपिलरीज होती हैं जो कि जो वेन बन जाती, वेन्स में वेरी कैपिलरीज वेन फॉर्म करती हैं। फिर जो वेन्स होती हैं वो सारी वेन्स मिलकर एक बड़ी वेन बनाती हैं जो कि हिपैटिक पोर्टल वेन होती है।
ये इधर नाम लिखा है और यहाँ भी लिखा है हेपेटिक पोर्टल वेन। और ये सारी जो ये वेन्स हैं हेपेटिक पोर्टल वेन, ये सारा ब्लड और सारी जो चीज़ें हैं वो कैरी करके लिवर में ले जाता है, इसलिए लिवर को हम कहते हैं स्टोर ऑफ ऑल द फूड। ये जितना भी डाइजेस्टेड फूड है उनका स्टोर जो है वो लिवर में होता है, तो यहाँ तक पहुँच जाता है। अब एब्जॉर्प्शन जो लार्ज इंटेस्टाइन में होती है वो बस यही होती है कि वाटर और कुछ विटामिन की वो लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। फिर आते हैं हम एसिमिलेशन पे, जो कि फोर्थ स्टेप था, फोर्थ फंक्शन था डाइजेस्टिव सिस्टम का। सो एसिमिलेशन में क्या होता है कि जो एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स है ना वो बॉडी यूज करना शुरू करती है। तो अब ज़ाहिर है अगर वो बॉडी न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करेगी तो क्या करेगी, वो एटीपी बनाएगी, वो एटीपी से एनर्जी मिलेगी, सारा कुछ होता है। ये सारी चीज़ें हम पिछले साल आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे काफ़ी ज़्यादा डिटेल में, तो इसलिए अभी इतनी डिटेल में नहीं है, बस इतना पता होना ज़रूरी है कि एसिमिलेशन में जो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स हैं वो अब बॉडी को फ़ायदा देना शुरू कर रहे हैं, वो अब बॉडी सेल्स से यूज़ हो रहे हैं। तो ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, फैट्स वगैरह इनकी रेस्पिरेशन में यूज़ होंगे और सब चीज़ों से, या अगर रिप्रोडक्शन होनी है तो इन सारे कामों में अब एसिमिलेशन से एनर्जी यूज़ होती है। देन वी कम टू डेफिकेशन, जो कि बस एक छोटा सा स्मॉल सा पार्ट होता है वही, जिसमें कि अब जो अनडाइजेस्टेड पार्ट था, यानी जो खाना था बहुत सारा खाते हैं बट जितना डाइजेस्टेड पार्ट था वो सारा डाइजेस्ट होकर एसिमिलेशन में चला गया। अब जो नहीं डाइजेस्ट हो पाया पार्ट, या जो सेमी सॉलिड वेस्ट बन चुका है फीसस की फॉर्म में या स्टूल की फॉर्म में, तो वो रेक्टम के थ्रू पास हो जाता है, पास आउट हो जाता है आपकी बॉडी से बाय द प्रोसेस ऑफ पेरिस्टाल्सिस। जो पेरिस्टाल्सिस हमने पढ़ी है पहले, जो रिदमिक मसल्स की एक प्रोसेस होता है, उससे वही काम होता है एंड आपकी बॉडी सारा फूड जो सेमी सॉलिड एक फॉर्म में अनडाइजेस्टेड फूड को वेस्ट कर देती है। ये सारा होता है। हम रोल ऑफ लिवर वगैरह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। वेलकम टू लेक्चर नंबर 6 ऑफ क्लास 10 बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 1 डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी तक हमने केमिकल डाइजेशन सारी पढ़ी है कि क्या होती है, किस तरह से प्रोसेसेस उसके होते हैं। नाउ वी विल स्टडी द रोल ऑफ लिवर। ठीक है, तो लिवर अब तक आपको पता होगा कि बहुत ही एक उसका इम्पॉर्टेंट काम होता है, इवन तो ये डायरेक्टली डाइजेशन में या डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, बट ये इसमें बहुत सारे इम्पॉर्टेंट फंक्शंस को ये एड कर रहा होता है। ठीक है, तो सबसे पहला इसका फंक्शन क्या है कि ये बाइल को बनाता है। तो ये हमें पता है कि जो बाइल जो गॉल ब्लैडर में स्टोर हो रही होती है वो बनाता तो लिवर है। सो बाइल का क्या फंक्शन होता है, बाइल फैट्स को एमल्सिफाई करता है, तो फैट डाइजेशन में काम आता है। तो एक तो ये फंक्शन हो गया कि ये बाइल मैन्युफैक्चर करता है। फिर होता है एक्सेस क्वांटिटी ऑफ ग्लूकोज स्टोर्ड बाय द लिवर एज ग्लाइकोजन। अच्छा, तो जो ग्लूकोज की इतनी सारी जो मतलब हमारे पास बॉडी में ग्लूकोज बनता है, उस सबको स्टोर करने का काम भी लिवर करता है, और वो स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। सही है, सो लाइक स्टोर्स ग्लूकोज। फिर लिवर कन्वर्ट्स ग्लिसरॉल एंड अमाइनो एसिड्स टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। अच्छा, अब जो बहुत सारे जो एक्सेस अमाइनो एसिड्स या एक्सेस ग्लिसरॉल जो होता है, जो कि बॉडी के लिए टॉक्सिक हो सकता था, उसको ये स्मॉल ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो बिकॉज यू नो अमाइनो एसिड्स अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो बहुत टॉक्सिसिटी हो जाती है, बिकॉज वो नाइट्रोजन होती है, एंड अगर फैट ज़्यादा हो जाए तो कैपिलरीज को ब्लॉक करना शुरू हो जाता है। तो उन सबको कन्वर्ट करना ग्लूकोज की फॉर्म में ये एक फंक्शन होता है। फिर लिवर रिमूव्स अमाइनो ग्रुप फ्रॉम द अमाइनो एसिड, इट्स कॉल्ड डीअमाइनेशन। अच्छा, तो डीअमाइनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है कि भाई जैसे मैंने कहा कि क्योंकि नाइट्रोजन होती है अमाइनो एसिड्स में, तो वो टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है बॉडी के लिए। सो ये अमाइनो एसिड से अमाइन ग्रुप ही निकाल देता है, ताकि और उसको बना देता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, जो कि यूरिन का एक मेजर पार्ट होता है। सही है, सो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ताकि इसे डिटॉक्सिफाई हो बॉडी। फिर अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन द लिवर। जो अमोनिया होती है बॉडी में, उसको यूरिया जो है वो उसको लिवर जो है वो यूरिया की फॉर्म में कन्वर्ट करता है। अगेन वही बात। फिर मेजॉरिटी ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन द लिवर। प्लाज्मा प्रोटीन्स बनाता है, तो ये सारे प्लाज्मा सारे और भी बहुत सारे कामों के लिए आते हैं। ब्लड, एक तो ऑब्वियसली ब्लड की प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, देन ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर डिस्ट्रॉयज ओल्ड रेड ब्लड सेल्स। तो जो ओल्ड हमें आती थी ना लास्ट टाइम भी, लास्ट ईयर जब बाकी उसकी चीज़ें पढ़ रहे थे 9th क्लास में, कि लेक्चर में किसी चैप्टर में था कि रेड ब्लड सेल्स या जो सेल्स की होती हैं, एंड होना होता है, जब लाइफ खत्म हो जाती है तो क्या होता है, तो वो जो करना होता है वो लिवर काम करता है कि रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करके इजीली उनको बॉडी से निकलवा देने का काम भी इसका होता है। Then it stores fat soluble vitamins A, D, E and K and mineral ions such as iron. So ये भी इट्स अ इम्पोर्टेंट। फिर हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ विलस के ऊपर। तो विलस जो है वो एक सिंगुलर फॉर्म है, उसको प्लूरल विलाई कहते हैं। विलाई इज अ मोर कॉमन नेम। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होती हैं, जो कि एब्जॉर्प्शन करवा देते हैं। सही है, तो
इसका क्या काम है, ये अगर आप देखो, ये इसका स्ट्रक्चर होता है, ये सिंगल विलस का एक स्ट्रक्चर है। एक विलस ऐसा होता है, इस तरह की थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ प्रोजेक्शंस होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन को पूरा कवर करे होते हैं। सो अब ये, तो इसके जो स्ट्रक्चर है ना, वही होता है कि सबसे पहले तो ये कवर होता है बाय सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। हमने एपिथेलियम की टाइप से पढ़ा था ना, कॉलमनार सेल्स होते हैं जो कि इस तरह के कुछ लग होते हैं, जो कुछ कॉलम टाइप सेल्स होते हैं, तो इस तरह के सेल से ये कवर्ड होता है। फिर अब इसके अंदर जो इसका पूरी स्ट्रक्चर हम पढ़े, तो सबसे पहले तो ब्लड कैपिलरीज होती हैं जो कि अमाइनो एसिड, ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स को एब्जॉर्ब करती हैं। फिर लैक्टेल होता है, लैक्टेल में आपको दिखाती हूँ, ये जो पार्ट है ना, दिस, ये जो बड़ा सा इस तरह का पूरा स्ट्रक्चर है, ये लैक्टेल है, ये फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल को एब्जॉर्ब करता है। फिर होते हैं बॉडी इसमें ग्लोबुलेट सेल्स, ये यहाँ पे नजर आ रहे होंगे, ये म्यूकस सिक्रीट करते हैं ताकि इजीली मतलब म्यूकस सिक्रीशंस हो और पूरी जगह मॉइस्ट रहे, और कोई मतलब जगह पकड़ना तो वो उसमें इजीली हो सकता है। देन यहाँ पे हम अच्छा, मीन्स क्रिप्ट होती है, क्रिप्ट एक स्मॉल कैविटी होती है, इंटरस्टिशियल क्रिप्ट्स होते हैं इसमें। यहाँ पर बना, हाँ ये बना हुआ है इंटरस्टिशियल क्रिप्ट्स, जैसे नजर आ रहा है ना, तो ऐसा लग रहा है स्मॉल कैविटी सी बनी हुई है। तो ये चीज़ भी एक होती है जिसमें क्या होता है कि इसके अंदर स्टेम सेल्स होते हैं। तो ग्लैंड्स होते हैं बेसिकली, जो ये एम्प्टी स्पेस नजर आ रही है, यहाँ पर कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो कि स्टेम सेल्स बनाते हैं। और स्टेम सेल्स हमने पढ़ा है कि वो क्या होते हैं, वो स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो कि किसी भी फॉर्म मतलब उसमें बन सकते हैं। तो अगर रिन्यूअल करना होता है इंटरस्टिशियल एपिथेलियम का, कोई सेल्स खराब हो गए, वोर्न आउट हो गए, उनकी एज हो गई पूरी, तो वही स्टेम सेल्स यहाँ से बन रहे होते हैं, वो इंटरस्टिशियल एपिथेलियम बना लेते हैं, एंड पूरा मतलब ये इसकी रीजनरेशन हो जाती है बेसिकली। फिर विलाय जो है सरफेस एरिया इंक्रीज करता है एब्जॉर्प्शन के लिए। इसमें गॉबलेट सेल्स होते हैं, प्राइमरी फंक्शन ऑफ गॉबलेट सेल्स टू सीक्रेट म्यूसिन, और एक प्रोटेक्टिव म्यूकस लेयर है, बॉडी के म्यूकस सीक्रेट करता है, और म्यूकस जो है वो एक पूरी प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है बेसिकली। और फिर यहाँ पर भैया आर्टिक्यूल, वेन्यूल्स एंड लिम्फ वेसल्स होते हैं। सो दिस इज अबाउट इट, ये स्ट्रक्चर बहुत ईजी सा है, अगर इसमें कोई कंफ्यूजन वगैरह हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। दैट्स इट। अस्सलाम वेलकम टू लेक्चर नंबर 7। अब हम पढ़ते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ गट। गट डिसऑर्डर्स होते हैं वो बेसिकली मतलब गट, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था जब ये लेक्चर स्टार्ट किया था, चैप्टर स्टार्ट किया था, तो गट रेफर्स टू द एलिमेंट्री, आपका पूरा स्टमक एंड सारा जो पार्ट होता है उसको हम गट कहते हैं। तो गट में जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो क्या होते हैं, एंड वो किस तरह से हम उसके कॉजेज क्या होते हैं, किस तरह से प्रिवेंट किए जा सकते हैं, और क्या ट्रीटमेंट होता है, वो अब हम पढ़ते हैं। तो अब जो मेरा मोस्ट कॉमन 3 डिसऑर्डर्स है ना वही पढ़ेंगे इसमें, वो है डायरिया, कॉन्स्टिपेशन एंड अल्सर। तो डायरिया क्या होता है, डायरिया आई एम श्योर आप लोग फेमिलियर होंगे इस टर्म से। इसमें होता है कि बहुत जब वाटरी स्टूल्स आ रहे हो, ये बहुत ज़्यादा जो आपकी डेफिकेशन होती है वो बहुत वाटरी हो जाती है और बहुत फ्रीक्वेंटली हो रही हो, दैट इज़ कॉल्ड डायरिया। अब इसके कॉजेज क्या हैं, मेजर कॉजेज तो हैं जीआई ट्रैक्ट जो होता है ना, मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या एलिमेंट्री ट्रैक्ट, उसकी इन्फेक्शन में, इन्फेक्शन ऑफ द लोअर जीआई ट्रैक्ट, एंड नर्वस स्टिमुलेशन। नर्वस स्टिमुलेशन का मतलब होता है नहीं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया या कोई इस तरह की जो मैंने बहुत ही स्ट्रेसफुल या नर्वस स्टिमुलेशन वाली चीज़ होती है ना, मतलब कोई ऐसा एंजाइटी हो, अगर आपको डिप्रेशन वगैरह हो जाए जिसमें आपका नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट हो रहा हो, या इवन कोई भी ऐसा बहुत शॉक वाला आइटम भी लगे, तो उससे ये 2 मेन कॉजेज हैं। इसके अलावा फूड पॉइजनिंग भी होती है इन केस ऑफ इन्फेक्शन, जैसे कहा है कि फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है जिसमें आप कोई कंटेमिनेटेड फूड खा लें, अगर कोई गंदा खाना हो जिसको सही सफाई से बना ना हो, या उसमें कोई ऐसा पानी या कोई ऐसी चीज़ यूज़ हुई हो जो कि कंटेमिनेटेड हो, तो उससे फूड पॉइजनिंग आपकी यूजली हो जाती है, एंड वो भी एक मेजर कॉज है डायरिया का। When the intestinal wall becomes irritated and peristalsis increases। हाँ, तो बेसिकली फूड पॉइजनिंग में क्या होता है कि जो आपका इंटेस्टाइनल वॉल है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह या लार्ज इंटेस्टाइन की जो वॉल, वो इरिटेटेड हो जाती है, और उसकी वजह से पेरिस्टाल्सिस का प्रोसेस बहुत तेज़ हो जाता है, बहुत फास्ट हो जाता है। तो अभी आपने फूड इतना प्रॉपर्ली डाइजेस्ट भी नहीं किया होता है, वो सारा डायरिया के थ्रू निकल जाता है। डायरिया जो है इसकी वजह से क्या होगा, ज़ाहिर है मतलब जो की वजह से जो कॉज हो रहा है वो डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो इसलिए ORS यानी जो ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस होते हैं, ORS ही मोस्टली हम कह रहे होते हैं उसको, वो लेने से बेहतर होता है, यानी आप मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड शुगर सॉल्यूशंस वगैरह ले सकते हैं, और इससे बस डिहाइड्रेशन को ख़त्म करना होता है। तो इसका कोई ऐसा प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं होता, बस इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही होता है।
फिर कॉन्स्टिपेशन पर हम आ जाते हैं। कॉन्स्टिपेशन क्या है? हार्ड इनफ्रीक्वेंट स्टूल्स, मतलब इसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल जो है ना, यानी रोज़ जितना आपको स्टूल पास होना चाहिए उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है और बहुत डिफ़िकल्टी हो रही होती है इन द प्रोसेस ऑफ डेफिकेशन। सो इससे मतलब इसकी वजह से एब्डोमिनल पेन हो जाता है कुछ लोगों में, और बहुत आप फीकस भी ना बहुत स्लो आ रहा होता है अलॉन्ग द लार्ज इंटेस्टाइन से पास होने में बहुत टाइम लग रहा होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि फीसेस में ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करना होता है, मतलब उसको ज़्यादा वो कर होता है। अब उसके कॉजेज़ क्या होते हैं मेनली? कि लो फाइबर वाली डाइट हो। फाइबर किन चीज़ों से मिलता है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से मेनली मिलता है। तो अगर उसकी डाइट, आपकी डाइट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बहुत कम होंगे तो कॉन्स्टिपेशन बढ़ सकता है। लो वाटर इनटेक, या इवन अगर कभी कभार डिहाइड्रेशन की वजह से भी वाटर इनटेक, मतलब आपका अगर इनटेक भी बड़े ज़्यादा भी हो तब भी वो लो ही बॉडी में कम रह रहा होता है। सो वो होता है। फिर मेडिकेशन, अगर बहुत ज़्यादा हाई पावर मेडिकेशन हो उससे कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, या इनएक्टिविटी अगर हो कि आपकी बॉडी में उसकी डेली लाइफ में कोई एक्सरसाइज या कोई फिजिकल एक्टिविटी की चीज़ ना हो, तो उससे भी कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। अब इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? भाई एक तो बात ये ज़ाहिर है, अगर लो फाइबर डाइट से हो रहा है तो हाई फाइबर डाइट कर लें, वाटर अपना इंटेक बढ़ा दें, एक्सरसाइज कर लें, बस यही। अब ये सारी चीज़ें यहाँ लिखी हैं, जिसको हम पढ़ भी सकते हैं कि सम ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज आर मेडिकेशन, लैक ऑफ एक्सरसाइज, नॉट इनफ लिक्विड्स एंड नॉट इनफ फाइबर। तो फॉर द ट्रीटमेंट कॉन्स्टिपेशन लैक्सेटिव इज टेकन। कॉन्स्टिपेशन लैक्सेटिव होता है जो कि मतलब जैसे अगर फाइबर्स जिसमें बहुत ज़्यादा होता है ना, ऐसी नेचुरल चीज़ें होती हैं, तो उसे फीसेस को सॉफ्ट बनाने के लिए। इसको कहते हैं मदर ऑफ ऑल द डिजीजेज, बिकॉज इसकी वजह से मजीद बीमारियाँ हो सकती हैं। देन वी कम टू अल्सर। अल्सर होता है ओपन सोर इन द वॉल ऑफ गट। जो जैसे हमने पढ़ा था ना कि जब स्टमक में आपकी गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं जिसमें एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो अगर स्टमक की वॉल पर कोई एक ओपन इस तरह का लाइक वुंड आ जाए, सोर आ जाए, तो क्या होगा? तो जो एसिडिटी है वो उससे ज़ाहिर है बहुत नुकसान देगी, बहुत उससे इरिटेशन होगी, बहुत एसिडिटी हो जाएगी इनफैक्ट उसमें। तो यही सारा होता है। तो इसका कॉज है मेनली कि ग्रेजुअल डिसइंटीग्रेशन ऑफ द टिश्यू, जो कि स्टमक टिश्यू का जो ऊपर से बाय द टाइम कुछ टाइम में डिसइंटीग्रेशन हो जाती है, यानी वो उसकी वॉल आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होना शुरू हो जाए, इसमें वूंड्स हो जाए, वो हो सकता है। गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है, और पेप्टिक अल्सर। इसका मेन सिम्टम यही होता है, स्टमक पेन होता है, आपको एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और कॉजेज़ भी यही हैं कि एसिडिटी, स्मोकिंग, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो इसकी प्रिवेंशन के लिए आप स्मोकिंग छोड़ सकते हैं, स्पाइसी फूड खाना छोड़ दें, क्योंकि स्पाइसी फूड से एसिडिटी बढ़ती है, तो उसको छोड़ दें। और जो खाने एसिडिक फूड्स होते हैं ना, जैसे सिट्रस फ्रूट्स, इस तरह की चीज़ें, उनको अवॉइड करें, और स्ट्रेस अवॉइड करें। तो ये सारी चीज़ें ठीक है, दिस इज़ अबाउट इट। बाकी फिर हम इसके क्वेश्चंस वगैरह देख लेंगे, एंड यहाँ पे चैप्टर एंड हो गया है। थैंक यू। तो उम्मीद है अब आपको ये पूरा टॉपिक समझ आ गया होगा एंड इससे आपकी एग्जाम की तैयारी मुकम्मल हो गई है। वापसी कमेंट सेक्शन में हमने यहाँ पे फ्री के नोट्स डाले हुए हैं टॉपर बच्चों के, तो वो नोट्स जाके आप गूगल ड्राइव की लिंक से वसूल कर लें। और अब बात आती है एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चंस की। ये हम यूट्यूब पे नहीं कराते। ये आप देख रहे हैं हमारे इतने बच्चों के मार्क्स क्यों आए? वो इसलिए क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट आता है लेकिन उसका जवाब नहीं लिखना आता, इसलिए बहुत सारे बच्चों के मार्क्स नहीं आते। शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर के जवाब कैसे लिखते हैं, पेपर पे लिखते कैसे, पेपर अटेम्प्ट कैसे करते हैं। इसलिए तो हमारी रिवीजन बैच आई हुई है। रिवीजन बैच में हम आपको सिखाते हैं कि जवाब कैसे लिखते हैं, पेपर कैसे अटेम्प्ट करते हैं। ये कोई नहीं सिखाता आपको पूरे पाकिस्तान में। और साथ में हम आपको 3 गेस्ट पेपर देते हैं, जिससे हमारा आधे से ज़्यादा 70% पेपर तो लग ही जाता है। तो इसलिए तो हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% से ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं। तो अगर आप हमारी रिवीजन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपके भी 90% से ज़्यादा मार्क्स आएँ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। पाकिस्तान की बेस्ट फैकल्टी है यहाँ पे। 800 रुपए आपने ये दे दिए, 2 महीने हम आपको ए टू ज़ी सारी तैयारी करा लेंगे। और अगर आप सारे सब्जेक्ट्स के लेना चाहते हैं तो ये 3000 रुपए होंगे 7 सब्जेक्ट्स के। तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लें, हम आपको रिवीजन बैच में ऐड कर लेंगे और आपको सिखाएंगे कि बोर्ड में टॉप कैसे करते हैं।